ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी मधुबनी की, जहां इस बार विधानसभा चुनाव में सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। यहाँ मैदान में है युवा अर्थशास्त्री माधव आनंद और मौजूदा विधायक पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ। तो हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। तो चलिए जानते हैं इस बार के चुनावी रंग को। बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, पहले बताइए कि इस बार मधुबनी में माहौल कैसा दिख रहा है, लोग किस मूड में है? शिवांगी, मधुबनी का जैसे ही नाम आप लेती हैं ना, जी। तो मधुबनी एक अलग तरह का अपनी छाप छोड़ चुका है दुनिया भर में। जी। मधुबनी का नाम लेते ही आपको सबसे पहले मिथिला पेंटिंग का नाम याद आ जाता होगा। और बिल्कुल। यहाँ से जब शुरू होती है तो मधुबनी की अपनी एक पहचान है। मिथिलांचल का ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का यही रहा है कि यहाँ उद्योग मंत्री रहते हुए मधुबनी से ही उद्योग मंत्री थे समीर महासेठ, जी। लेकिन उनको एक मौका मिला जिस मौके को उन्होंने भुनाया नहीं। मधुबनी की पहचान विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग से है, जुड़ी है, जो सदियों से इस क्षेत्र में महिलाएं बनाती आ रही हैं। जी। यह चित्रकला अपने चटकीले रंगों, धार्मिक और सामाजिक विषयों पर आधारित चित्रण और पारंपरिक प्राकृतिक जो रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है वो दुनिया जी। भर में प्रचलित है। चित्र की परंपरा अपने दीवारों में कई तरह के, आजकल तो आप देखती होंगे कि जो लोगों को सम्मानित किया जाता है शॉल ओढ़ा करके, उस जी। शॉल जी। में भी आपको मिथिला पेंटिंग नजर आएगा। यहाँ जी। की हल्दी, काजल, गोबर, चावल, पलास के फूल, बरगद की पत्तियां, दूध जैसे प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग बहुत होता है। और इनको एक पहचान मिलनी चाहिए थी, जिस पहचान को अंततः आपने देखा होगा कि 11 वर्षों की एनडीए सरकार ने देने का प्रयास किया। हम्म। और एनडीए सरकार ने कई ऐसे यहाँ के उत्पाद हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको जीआई टैग भी दिया है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की जी। कोशिश भी की है। यहाँ के लोगों में एक अलग तरह की चमक होती है और उस चमक को निखारने के लिए वहाँ एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों की चीजों को, उनकी कलाओं को पहचाने और इस क्षेत्र को एक अलग पहचान दे। जी। लेकिन जो चाहिए था वो नहीं हो सका। हालांकि बहुत हद तक इस क्षेत्र ने विकास किया है। हम्म। खास करके मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्व है। यहाँ सौराष्ट्र नामक गांव है जो मिथिला ब्राह्मणों को लेकर के पारंपरिक विवाह सभा के लिए जाना जाता है। जी। यहाँ गांव सोमनाथ महादेव मंदिर के कारण भी प्रसिद्ध है और यहाँ कई पंजीकार वंशावली रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि धार्मिक स्थलों में आप जाइए तो आपके पूर्वजों का पूरा लिस्ट वहाँ रखा हुआ है। जी। देखिए, कई ऐसी बातें हैं जो राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र सांस्कृतिक जड़ों से काफी गहरा जुड़ा हुआ है। मधुबनी की राजनीति को समझने के लिए उसकी कला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को भी जानना जरूरी है। और जी। ऐसे में एक ऐसे नेता की जरूरत थी, एक ऐसे विधायक की जरूरत यहाँ के लोगों को पड़ रही थी हम्म। जो उनके बीच का हो और उनकी बातों को समझ सकता हो। इस बार के चुनाव को मैंने कई बार कहा है, आपसे भी मेरी कई एपिसोड में बातचीत हुई है, जिसमें मैंने कहा है कि ये 2025 का चुनाव बिहार टर्निंग पॉइंट की तरफ है और यहाँ बिल्कुल से इस बाबा। देश की दशा और दिशा को बदलने वाला है। आपको 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक सामान्य सा लगता होगा मधुबनी, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम में से सीट यह है। ये हम्म। नीतीश कुमार के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि जब से शराबबंदी हुई है, कुछ लोग तो शराब खोलने की भी बात करते हैं, लेकिन हम्म। नीतीश कुमार ने जब से शराबबंदी की है तब से बिहार अधिक से अधिक कैसे राजस्व वसूल कर सके, कैसे बिहार अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया उस प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। जी। मधुबनी सिर्फ एक विधानसभा नहीं है, इस विधानसभा के माध्यम से नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्रयोग किया है। जी। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है 5 साल में, जी। नौकरी देने की बात की है। उसके लिए एक क्षेत्र तो उनके हाथ में है जिसको नौकरी कहते हैं। वो हम्म। विभिन्न विभागों की लिस्ट मंगा सकते हैं कि किसमें कितनी रिक्तियां हैं और लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को वेतन देने के लिए, अन्य चीजों के लिए रोजगार की जरूरत होगी। उद्योग मंत्री के रूप में समीर महासेठ को एक जी। मौका मिला था, जिस मौके को वो अच्छी तरह से भुना नहीं पाए। जी। जी। जो अभी आपने देखा होगा कि नीतीश मिश्रा काफी आगे बढ़ चढ़ करके, जो वर्तमान उद्योग मंत्री हुआ करते थे इस चुनाव से पहले या इस वर्तमान सरकार में, उन्होंने काफी कुछ किया।
अब जो उस क्षेत्र में जब नीतीश कुमार ने एक संकल्प लिया, कई योजनाएं लागू की, उसमें एक सबसे ज्यादा जो उनके दिल के करीब योजना थी वो 1 करोड़ लोगों को 5 साल में नौकरी और रोजगार देना, पलायन को रोकना था। उनकी एक प्लानिंग ये भी थी कि इस चुनाव के बाद जब परिणाम आए 14 तारीख को, तो जो लोग अन्य राज्यों से आए हैं छठ में अपने घर, वो लौट करके नहीं जाए, उनके लिए सरकार जैसे ही बने, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार उन योजनाओं को तुरंत लागू करने और उसकी घोषणा करेंगे, जी जिसमें माधव आनंद की भूमिका बहुत बड़ी होगी। माधव आनंद एक अर्थशास्त्री हैं और जी माधव आनंद को पहले भी टेस्ट ट्रायल किया गया है। केंद्र की सरकार जब 2014 में बनी थी, जी तो उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे। उसके पहले से ही माधव आनंद काफी चर्चा में थे और नीतीश कुमार को लेकर के भी, नीतीश कुमार की योजनाओं और रणनीतियों को लेकर के भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। जी नीतीश कुमार ने खुद माधव आनंद को चुना है और खास करके मिथिला के क्षेत्र में जो कई तरह की संभावनाएं हैं, खास करके कुटीर उद्योग की बात कर लें, छोटे स्मॉल उद्योगी की बात करें, स्मॉल उद्योग भी आपको पता है कि माइक्रो और स्मॉल उद्योग भी आपके राज्य के ही मंत्री के पास केंद्र में भी है। जी जीतन राम मांझी उसके मंत्री हुआ करते हैं। जी जी इसके अलावा कपड़ा उद्योग भी आप ही के बिहार के पास है। ऐसी जी कई संभावनाएं हैं, जल उद्योग भी आपके बिहार के पास है। तो ये सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर के और इसकी योजना रणनीति कैसे बनेगी, एक अर्थशास्त्री इसके लिए बेहतर प्रयास कर सकता है। जी माधव आनंद को यहाँ से चुनाव लड़ा करके उनको बिहार में रोकने का एक बड़ा प्लान जो है, इससे पहले भी आपको याद होगा कि माधव आनंद को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था, जो नीतीश कुमार की ही टीम है। नीतीश कुमार उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो माधव आनंद को उस टीम में शामिल करके शुरुआत तो एक कर दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि माधव आनंद बिहार में रुके और जी बिहार के लिए एक अर्थशास्त्री के रूप में वो बेहतर काम कर पाए। इसके लिए माधव आनंद को यहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू हुई और ये तैयारी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से हुई। उपेंद्र कुशवाहा की टीम से इनको खड़ा किया गया और माधव आनंद वर्सेस समीर महासेठ की ये जंग अब सतह पर दिखने लगी है। हमारी टीम जब वहां गई और कई एपिसोड हमारे पास हैं, जो वहां के लोगों ने कहा कि पहली बार हमें एक शिक्षित, संकल्पित और इतना ज्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति मिला है। माधव जी आनंद सुबह से लेकर रात तक, आज की बात नहीं है, इससे पहले भी लोगों से मिलते रहे हैं और लोगों को तरह तरह के योजनाएं देते रहे हैं। उनकी प्रशंसा लोग पहले भी करते रहे। कई बार उन्हें बिहार में लाने की कोशिश की गई, लेकिन संयोग नहीं बन रहा था। इस बार नीतीश जी कुमार ने वो संयोग बनाया है और मधुबनी की लड़ाई एक तरह से समझिए तो बड़ा दिलचस्प हो गई है। मधुबनी एक ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है, जैसा कि मुझे लग रहा है, जो मैंने अब तक मधुबनी के लोगों की बातें सुनी है, देखा है कि इन परंपराओं को सहेजने और समेटने के लिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार और जो उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्लान बनाया है और इस बार मौका मिला है माधव आनंद को। माधव आनंद इसे दोनों हाथों से ग्रैब भी करेंगे और नीतीश कुमार की रणनीति और योजना के एक बड़े हिस्सा भी होंगे। जी अगर एनडीए की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से माधव आनंद की एक बड़ी भूमिका होगी। अब हम आते हैं उस जगह पर जहां लोगों की बातें हम बता रहे हैं। जी 1951 में स्थापित हुआ था मधुबनी और यहाँ क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का कहा जाता था। जी 1985 के बाद से कभी अ, यहाँ जीत हासिल कोई और नहीं कर पाया था। पहले कांग्रेस 4 बार जीती, 17 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 4 बार इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है। 2015 और 2020 में राजद का यहाँ दबदबा रहा और राजद के ही समीर महासेठ यहाँ आए हैं। समीर महासेठ कांग्रेस से होते हुए राजद में आए थे और जब 2015 में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब लौटे थे, तो सीटों के शेयरिंग में समीर कुमार महासेठ को राजद के टिकट पर, चूंकि यह सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई थी, तो राजद के सिंबल पे लड़े थे और जी तब से वो राजद में है। वहां भी वो आयातित हैं, बोरो प्लेयर नहीं। आप जानते हैं कि मैच में कभी कभी आपने सुना होगा कि बोरो प्लेयर खेल रहा है। ये जी ग्रामीण खेलों में अधिक होता है कि अगर आपके पास बेहतर प्लेयर नहीं है तो किसी टीम का बोरो प्लेयर लेकर के आप मैच खेलते हैं। उसी जी तरह से बोरो प्लेयर के रूप में ये काम कर रहे थे। हालांकि 2 बार इनको मौका मिला। लोगों को उम्मीद थी कि सरकार 2015 में चूंकि बनी थी, तो 2015 में महागठबंधन की सरकार में ऐसा लोगों को लगा था कि जब इनको यहाँ लाया गया है तो कुछ करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आ रही है, खास करके 2024 में अनुमानित अगर यहाँ की बात करें तो आरजेडी यहाँ के खिलाफ आरजेडी के खिलाफ। जी तो निश्चित रूप से समीर कुमार महासेठ उसके एक बड़े कारक बन सकते हैं और माधव आनंद के आने के बाद से यहाँ के लोगों की उम्मीदें जो हैं वो काफी जगी हैं।
इन सब में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि माधव आनंद और समीर कुमार महासेठ के बीच में जो ये हैट्रिक लगाने वाली बात है कि राजद हैट्रिक लगाती है, समीर कुमार महासेठ हैट्रिक लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या फिर जी। माधव आनंद उन पर भारी पड़ते हैं। देखिए, माधव आनंद को हर दल का सपोर्ट है। उनके नामांकन में भी दिखा कि सभी पांचों दल, पांचों पांडव एकजुट नजर आए और जी। माधव आनंद आनंद जो है सबके चाहते हैं। सबसे पहले तो नीतीश कुमार के चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा होगा कि जब भी उपेंद्र कुशवाहा किसी बड़े नेता से मिलते हैं तो वहां सबसे पहला चेहरा अगर कोई नजर आता है तो वो माधव आनंद होते हैं। जी। माधव आनंद लंबा इंतजार किए हैं और बिहार को, जब मेरी बात उनसे हो रही थी, स्पेशली मेरी दोनों से बहुत अच्छी बात होती है, समीर महासेठ से भी जब वो उद्योग मंत्री हुआ करते तब भी, और उसके बाद भी उनसे हमारी लंबी बातचीत होती रही है बिहार के कई नीतियों को लेकर के। आपको याद होगा कि हमारी टीम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल का जश्न मनाया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि बिहार में और हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में अमित शाह की उस टीम में जब बातचीत करने की बात हुई, अमित शाह ने भोजन पे बुलाया था, तो हमारे जी। संपादक नमन मिश्रा जी ने जाकर के बिहार की समस्याओं को, बिहार की बातों को और बिहार में और क्या किया जा सकता है, संभावनाएं क्या है, उन संभावनाओं पर भी गौर किया था, उस पर इशारा किया था। जी। और खुले मंच से उन्होंने ये बात कही थी कि बिहार में अपार संभावनाएं हैं, आप उसको आगे बढ़ा करके बिहार में रोजगार सृजन कर सकते हैं। शायद ये उसके बाद लिया गया वो कदम है जिसमें माधव आनंद को बिहार भेज करके और यहाँ के चीजों को देख करके कैलकुलेट करके एक अर्थशास्त्री के रूप में कैसे इसको बेहतर परिणाम दिया जा सके, इस उद्देश्य के साथ भेजा गया है। यानी भारतीय जी। जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों के ये बहुत करीब हैं। चिराग पासवान का जो विजन है उस विजन से भी इनका मेल खाता है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि सभी दल के लोग चाहते हैं कि माधव आनंद यहाँ से जीत करके और बिहार के लिए कुछ खास और विशेष करे। जो योजना जी। एनडीए गठबंधन की है, जिस नीति पर एनडीए गठबंधन काम कर रहा है और आने वाले 5 सालों का जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, उस विजन डॉक्यूमेंट में माधव आनंद एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब जी। यहाँ की लड़ाई में आम जनता जो है वो भी कई ऐसे मैंने बताया ना कि वीडियो फुटेज हमारे पास हैं, जी। जी। या अन्य चैनलों में भी आप देख रही होंगी कि लगातार माधव आनंद को लेकर के लोगों में एक सकारात्मक सोच है। अब इसके बाद जब वहां के लोग वोट करते हैं और 14 तारीख को परिणाम आता है तो क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये देखना हमारे लिए दिलचस्प होगा। अगर जी। माधव आनंद को यहाँ से काफी कहा जाए मजबूत टक्कर अगर दे दें समीर महासेठ को, जो कि राजनीति के परंगत खिलाड़ी हैं, उनकी एक लंबी लेगेसी भी रही है, वो एक राजनीतिक फैमिली से भी आते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माधव आनंद देखने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन हैं बहुत एनर्जेटिक और लोगों जी। में अपनी पैठ बनाने में माहिर माने जाते हैं। जी, बाबा आप जैसा कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार के जो कोर मतलब महिला वोटर जो है उनके बहुत ज़्यादा है। जी, तो आंकड़ों के हिसाब से मधुबनी में करीब 3,54,000 वोटर हैं जिसमें पुरुष से ज़्यादा महिलाएँ हैं। जी, तो जी। क्या ये एनडीए के पक्ष में जा सकता है? शिवांगी, आपने बहुत कहा जाए तो मैंने एक ऐसा सवाल खोज के मैंने गागर में सागर वाला सवाल, मैंने बालू में से सुई ढूंढने वाली बात रखी है। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आपको याद होगा कि मैंने मधुपर्णी पेंटिंग की बात की थी। जी। जी। मैंने वहाँ प्राकृतिक चीजों से रंग बनाने की बात की थी। मैंने जी। कहा था कि वहाँ कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, ग्रामीण महिलाओं का जो जीविका के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो नीतीश कुमार ने एक कहा जाए तो क्या का स्टोन रखा था, फाउंडेशन स्टोन जी। जीविका को लेकर के, आज जी। वो जी। नजर आने लगा है। आप समझिए कि जो 10,000 रुपए महिलाओं को देने की बात थी और दिया गया, उसमें इसकी भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। जी। प्राकृतिक रंगों की मैंने बात की थी। आपको पता होगा कि केमिकल का को लेकर के कितना ज़्यादा एक अवेयरनेस है। प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के या और भी नेचुरल चीज़ों को लेकर के जो एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है, उसमें एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और जी। इस क्षेत्र की महिलाओं में खास करके, जैसा कि आपने बताया भी, कि एक अलग तरह का जिजीविषा है। आप पूरे पटना में, बिहार में घूम लीजिए, आपको हर जगह मिथिला पेंटिंग आपको नजर आ जाएगा। और जी। इसमें इस कला में माहिर महिलाएं हैं। ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा सेक्टर जो है देश और दुनिया के लिए पैदा होने वाला है। और महिलाएं निश्चित रूप से, आप जानते हैं कि किसको वोट करती हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं है। जी। तो ऐसे में आपने बहुत ही वैलिड सवाल किया है कि महिलाओं का जो वोट है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी।
बाबा माधव आनंद का बात करें तो वो एक युवा पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो क्या युवाओं का भी झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा होगा इस बार? निश्चित रूप से आप देख लीजिए उनके उनके आप नामांकन को देखिएगा कि नामांकन रैली जो उनकी हुई थी, उसमें युवाओं का एक बड़ा हुजूम था। युवा ही ये बात कह रहे थे कि पहली बार हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि एक ऐसा युवा आया है, एक ऐसा व्यक्ति आया है हमारे क्षेत्र में जो जी। पढ़ा-लिखा भी है, एक सोच रखता है, एक विज़न उसके पास है और उस विज़न से इस क्षेत्र का एक माने विकास हो या उसी क्षेत्र का नहीं, मधुबनी बाकी के क्षेत्रों को भी एक नया कहा जाए तो उदाहरण पेश करे, इसको जी। लेकर के वो काफ़ी लोग खुश थे और लोगों का बड़ा पॉजिटिव वाइब आ रहा था। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सांस्कृतिक राजधानी में लोकतंत्र किस रंग में रखता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।